चलिए पार्ट 2 शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट हेल्ड फॉर सेल और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। देखिए कोर आइडिया क्या है, आईएफआरएस 5 किस चीज में हमारी हेल्प करता है? आईएफआरएस 5 हमारी हेल्प करेगा कि हम एसेट को आइडेंटिफाई करें कि कब उस एसेट को हमने हेल्ड फॉर सेल रखना है। क्या होता है, कंपनी विल रिकवर वैल्यू बाय सेलिंग, पहली चीज कहता है, नॉट बाय यूजिंग इन बिजनेस। जब कोई एसेट कंपनी ने परचेज करी और वो कंपनी एसेट अपने पास बिजनेस पर्पस के लिए रख रही है, बिजनेस में यूज करेगी, फिर तो वो एसेट चली जाती है आपकी किसमें? पीपीई में। अगर सेम एसेट वो बिजनेस में यूज नहीं कर रही है, पीपीई में नहीं जा रहा है, उसका पर्पज ये है कि एसेट खरीदी और बाद में बेचकर उसके ऊपर प्रॉफिट कमाना है, तो वो वाली एसेट आपकी कहां पर जाती है? एसेट हेल्ड फॉर सेल। अब आगे देखते हैं जरा, इसमें कंडीशंस दी हुई है 5, वो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। 5 कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो हम बोलेंगे कि भाई वो जो एसेट है, एसेट इज हेल्ड फॉर सेल। जैसे कि पहली कंडीशन हमारे पास आती है, अवेलेबल फॉर सेल, इमीडिएटली अवेलेबल फॉर सेल। कहने का मतलब आईएफआरएस 5 क्या कहता है, अगर आप किसी एसेट को हेल्ड फॉर सेल, बेचने के पर्पज से रखना चाहते हो, तो पहली कंडीशन जो फुलफिल होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? इट इज अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल। दैट मींस आप इसको आज बेचना चाहो तो आज इसको सेल कर सकते हो। पहली कंडीशन तो ये है, ठीक है जी। दैट इज एसेट इज रेडी टू सेल नाउ। कोई चेंजेस रिक्वायर्ड नहीं है, कुछ फर्दर करने की जरूरत नहीं है, जस्ट बायर ढूंढो और सेल कर दो। ऐसी कंडीशन में आपका एसेट होना चाहिए। अगर तो ऐसी कंडीशन में आपका एसेट है तो पहली कंडीशन फुलफिल होगी, ठीक है। एग्जांपल क्या दिया है, आपकी बिल्डिंग पूरी तरीके से पहले ही तैयार है, कुछ भी काम नहीं करना है, दैट इज रेडी फॉर सेल। अगर आपकी बिल्डिंग में कुछ माइनर या मेजर या किसी भी तरीके का रिपेयर पेंडिंग है, जिससे आपको लगता है कि रिपेयर करने के बाद एसेट को सेल किया जाएगा, देन उस सिचुएशन में वो एसेट रेडी टू सेल नहीं माना जाएगा। तो पहली कंडीशन होगी इमीडिएट सेल। दूसरी कंडीशन आती है मैनेजमेंट कमिटमेंट। मैनेजमेंट कमिटमेंट का मतलब क्या हुआ, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट है, दे आर फुल्ली कमिटेड, वो पूरी तरीके से तैयार है कि भाई हमने ये एसेट बेचनी है, ये एसेट रखनी ही नहीं है। बड़े सीरियसली वो इस चीज में कर रहे हैं। अगर उसको बेचने के लिए कोई अप्रूव प्लान बनाना है तो वो प्लान मैनेजमेंट ऑलरेडी बना चुकी है, ठीक है जी। दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। तीसरी कंडीशन क्या है? एक्टिव सर्च फॉर बायर। देखो अगर मैनेजमेंट कमिटेड है तो वो बायर तो ढूंढ ही रही होगी, है ना। पहला आ गया रेडी टू सेल, एसेट बेचने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। दूसरा आ गया मैनेजमेंट की कमिटमेंट है, मैनेजमेंट ने हर एक प्लान बना लिया उसको सेल करने का। तीसरा आ जाता है एक्टिव सर्च फॉर बायर, दैट इज मैनेजमेंट पूरी तैयारी में एसेट को बेचने के लिए एक्टिवली उसके ऊपर काम कर रही है। अब एक्टिवली काम कैसे कर रही है? उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रही है, एजेंट हायर कर लिया है, या किसी के साथ किसी भी तरीके का नेगोशिएशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो वो एसेट आपकी कहां जाएगी? एसेट हेल्ड फॉर सेल में। ये तीसरी कंडीशन थी, दो कंडीशन और सेटिस्फाइड होनी चाहिए। नंबर 4, सेल एक्सपेक्टेड विद इन 12 मंथ। 12 महीने के अंदर अंदर आप उम्मीद कर रहे हो कि आपका एसेट सोल्ड आउट हो जाएगा। अगर 12 महीने से बाहर जाता है देन यू कांट रिकॉग्नाइज इट एज एसेट हेल्ड फॉर सेल। देन उसके बाद प्लान इज अनलाइकली टू चेंज। दैट मींस आपने मैनेजमेंट ने प्लानिंग कर ली कि एसेट बेचनी है, अब वो फर्दर बाद में जाके उसमें चेंज नहीं करना चाहती है। चेंज नहीं करना चाहती है मतलब ऐसा नहीं होगा कि पहले एसेट खरीदी, 4 कंडीशन फुलफिल कर दी, पांचवी कंडीशन क्या है कि अनलाइकली टू चेंज, बाद में उनका मन बन जाता है कि मैंने इसको एसेट को बेचना है। तो ये नहीं होना चाहिए। ये 5 कंडीशन फुलफिल होगी, हमारा एसेट किसमें चला जाएगा? हेल्ड फॉर सेल में। इसकी एग्जाम ट्रिक बनाई हुई है छोटी सी। क्या ट्रिक बनी है? आर कैश, आर फॉर रेडी फॉर सेल, सी फॉर कमिटमेंट बाय मैनेजमेंट, ए फॉर एक्टिव मार्केटिंग, एस फॉर सेल विद इन 1 ईयर, एच इज हाईली प्रोबेबल। हाईली प्रोबेबल का मतलब ही यही है कि आसानी से हम इसको बेच देंगे, पूरे पूरे चांसेस है कि हम इसको बेच सकते हैं। क्विक समरी है, जस्ट आप रिकैप कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा ये, अगर ऊपर डिटेल में समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं अब हम। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। हाँ जी, आगे आता है हमारे पास इसमें नेक्स्ट टॉपिक। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया हुआ है। कंपनी डिसाइड टू सेल अ बिल्डिंग दैट इज रेडी फॉर सेल। बोर्ड का अप्रूवल आ गया है, एजेंट हायर कर लिया है, सेल उम्मीद करी जा रही है कि 8 महीने के अंदर अंदर हम एसेट सेल कर देंगे। हमारी कंडीशन तो 12 मंथ की है और 8 महीने में अगर सेल कर देते हैं दैट इज वेरी गुड, और कोई हमारा प्लान नहीं है उसको चेंज करने में उसका यूज,
तो इस एसेट को हम हेल्ड करेंगे, एसेट हेल्ड फॉर सेल। अगला जो टॉपिक आता है इसमें, इसकी मेजरमेंट कैसे करेंगे, वैल्यूएशन कैसे करोगे। मेजरमेंट ऑफ नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल। देखिए इसको किस तरीके से मेजर करेंगे। मेजरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट रूल क्या है, सबसे पहला पॉइंट, एसेट इज मेजर्ड एट लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। समझ में आई बात, क्या कहना चाहता हूं मैं। जब कोई एसेट आपने परचेज करी और उस एसेट को आप बिजनेस में यूज नहीं करना चाहते, उसको बेचना ही चाहते हो, ठीक है जी, 5 कंडीशन फुलफिल कर दिया आपने, आपकी एसेट बन गई क्या, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल। अब बात आती है कि उसकी वैल्यूएशन कैसे करोगे, किस वैल्यू के ऊपर उसको रिकॉर्ड करके दिखाओगे। तो उसके लिए क्या करना है, हमने दो चीजें चेक करनी है, दोनों में से विच एवर इज लीस्ट वो आपका इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन हो जाएगा। पहली चीज क्या देखोगे, कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट का मतलब हो गया कॉस्ट माइनस डेप्रीशिएशन। दूसरी चीज क्या देखोगे, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 2, हर जगह ये बात बताई आपको। कैरिंग अमाउंट क्या हो गया, मैंने आपको बता दिया जी, कॉस्ट माइनस डेप्रीशिएशन। कॉस्ट माइनस डेप्रीशिएशन जो हिस्टोरिकल कॉस्ट होगी। और फेयर वैल्यू क्या होती है, सेलिंग प्राइस माइनस जो भी आपका उसमें से कुछ सेलिंग कमीशन जाने वाला है, ब्रोकरेज जाने वाली है, वो सारी चीजें माइनस हो जाएगी। देखो यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है आपको, कैरिंग अमाउंट दैट इज कॉस्ट कितनी गिवन है, 8 लाख। फेयर वैल्यू कितनी गिवन है, 780। देन उसके बाद आपको कॉस्ट टू सेल क्या गिवन है, 30। तो जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आया वो कितना आया, 7,80,000 फेयर वैल्यू, 30,000 हम माइनस कर देंगे सेलिंग एक्सपेंस, 7,50,000 हमारे पास क्या आ गया, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अब हमें क्या करना है, करंट कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू के बीच में कंपेयर करना है, विच एवर इज लीस्ट। तो लीस्ट कौन सा है मेरे पास, 7,50,000। देखो आप तो रिकॉर्ड कर रहे थे 8 लाख के ऊपर, और आज हमारी फेयर वैल्यू कितनी आई है, 7,50,000 की। तो हमें जो 50,000 का हो गया, दैट इज कॉल्ड इम्पेयरमेंट लॉस। पिछले चैप्टर में हमने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है जी। देन आगे आता है हमारे पास इम्पेयरमेंट लॉस। कहां जाता है इम्पेयरमेंट लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। डेप्रीशिएशन की ट्रीटमेंट की बात करें अगर, एक बार आपकी एसेट पीपीई से निकलकर, पीपीई से निकलकर नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल में अगर आ गई, पीपी से कहां चलेगी, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, वहां से आपने उसके ऊपर डेप्रीशिएशन चार्ज नहीं करना है। क्यों नहीं चार्ज करना है, बिकॉज डेप्रीशिएशन तो तब चार्ज किया जाता है जब वो एसेट आपकी बिजनेस में यूज हो, अदरवाइज डेप्रीशिएशन चार्ज नहीं होता है। हम कह रहे हैं कि अगर कोई एसेट पीपीई से नॉन करंट में चली गई तो उसके ऊपर डेप्रीशिएशन चार्ज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा चार्ज, बिकॉज डेप्रीशिएशन हम तभी चार्ज करते हैं जब आपकी वो एसेट आपके बिजनेस में यूज हो। अगर बिजनेस में यूज नहीं हो रही है तो डेप्रीशिएशन चार्ज नहीं किया जाएगा, सीधा सा फंडा है, ठीक है जी। समझ में आ गई ये बात मेरी, आई होप आपको ये समझ में आ रही होगी बात। फिर बात आती है प्रेजेंटेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो एसेट आपकी पीपी में नहीं है अब, दैट मींस नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल है, उसको रिकॉर्ड कहां करोगे, कहां दिखाओगे, इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हमेशा अलग से दिखाया जाएगा, शोन सेपरेटली। कहां दिखाया जाएगा, करंट एसेट की हेड में, क्वेश्चन मार्क। कहां दिखाया जाएगा, करंट एसेट की हेड में। देखो आपका एसेट तो ये नॉन करंट, और आप इसे शो कहां कर रहे हो, कहां शो कर रहे हो, करंट एसेट्स में। क्यों शो कर रहे हो समझो। अभी हमने ऊपर 5 कंडीशंस पढ़ी। अगर किसी एसेट को, एसेट हेल्ड फॉर नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल के लिए सेटिस्फाई करनी है कंडीशन, तो उसमें से एक कंडीशन थी कि ये एसेट अगले 12 महीने के अंदर में सोल्ड आउट हो जानी चाहिए, या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 12 महीने के अंदर अंदर सोल्ड आउट हो जाएगी। नॉन करंट एसेट है पर हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना 12 महीने में सोल्ड आउट हो जाएगी। तो जितनी भी हमारी एसेट्स या लाइबिलिटीज जो 12 महीने के अंदर अंदर मेच्योर होती है, वो हमेशा करंट एसेट या करंट लाइबिलिटी के अंडर रिकॉर्ड करी जाती है। दिस इज द रीजन कि नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल को कहां दिखाया जाएगा, करंट एसेट में दिखाया जाएगा, वो 5 कंडीशन फुलफिल करने के बाद, ठीक है जी। देखो यहां पर लिखा भी है, इवन दो ये नॉन करंट एसेट है बट फिर भी इसको कहां शो करेंगे हम, करंट एसेट में शो करेंगे। फिर
एक चीज और समझ लेते हैं, कई बार हम अपनी एसेट को रीवैल्यूएशन मॉडल यूज करते हैं। अगर स्टार्टिंग के चैप्टर पढ़े हैं आपने तो तभी समझ में आएगा आपको। एक होता है कॉस्ट मॉडल और दूसरा होता है रीवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट मॉडल इज वेरी सिंपल। कॉस्ट मॉडल में तो हम सिर्फ कैरिंग अमाउंट लिखते हैं ना। क्या लिखते हैं उसमें? कॉस्ट माइनस डेप्रीशिएशन, जो वैल्यू चलती चली आ रही है ये आपकी कैरिंग अमाउंट होगी, इसको फेयर वैल्यू के साथ मैच कर लिया, विच एवर इज लीस्ट उसके ऊपर हम क्लासीफाई कर लेते हैं। बट अगर आपने रीवैल्यूएशन मॉडल यूज किया है पीपीई के लिए या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए, तो आप अगर इस पर्टिकुलर एसेट को क्लासिफाई करना चाहते हैं कि ये पीपीई की एसेट है या एसेट हेल्ड फॉर सेल है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा? उस एसेट को रीवैल्यू करना पड़ेगा। अगर आपने प्रीवियसली रिवैल्यूएशन मॉडल यूज किया है तो अब आपको उस एसेट को क्या करना पड़ेगा? पहले रीवैल्यू करना पड़ेगा। देन रीवैल्यूएशन के बाद आप उसको क्या करोगे? उसको क्लासिफाई करोगे एसेट हेल्ड फॉर सेल। ठीक है जी। ऐसा क्यों किया जाता है? बिकॉज कैरिंग अमाउंट इज इक्वल्स टू अपडेटेड फेयर वैल्यू। आज आप जिस अमाउंट के ऊपर उसको रिकॉर्ड करोगे इट शुड बी फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट। क्लियर? आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। थोड़ा सा चैप्टर और रह गया। देन आता है हमारे पास, ये आप जस्ट रीड आउट कर लेना, आपको कोई परेशानी आएगी नहीं इसमें, सब मैंने ऊपर डिटेल में करा दिया। नाउ अगला टॉपिक आता है हमारे को। बेसिकली यहां से तो हमने पढ़ना है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के बारे में। तो आईएफआरएस 5 का ऑब्जेक्टिव फिर से रिकॉल हो रहा है। पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है कि नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल आप कैसे डिटरमाइन करेंगे, क्या इसके लिए रूल है। आईएफआरएस 5 में हम पढ़ेंगे क्लासिफाइड प्रॉपरली, ऊपर पढ़ चुके हैं। मेजर कैसे करेंगे और हमने क्या पढ़ा, हमेशा इसको सेपरेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाया जाता है। तो चाहे वो आपकी एसेट है हेल्ड फॉर सेल, चाहे वो आपका डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से होने वाला प्रॉफिट है, दोनों को ही हम क्या करेंगे? हमेशा अलग अलग दिखाएंगे। कभी भी कॉमन बिजनेस में मर्ज करके उसको शो नहीं किया जाता है। ठीक है जी। देखो जरा, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन क्या हो गया? पहले आप बिजनेस कर रहे थे, अब आप अपनी कोई ब्रांच, अपना कोई डिवीजन बंद करना चाहते हैं, तो जो उस डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से मिलने वाला प्रॉफिट या लॉस है, कहां दिखाया जाएगा? हमेशा सेपरेटली दिखाया जाएगा इन दी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिससे कि यूजर्स को ये बात आसानी से पता चल सके, क्लियरिटी रहे उनके माइंड में कि कौन सी यूनिट बिजनेस की बंद होने वाली है, कौन सी यूनिट बिजनेस की फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगी। कंटिन्यूइंग परफॉर्मेंस और फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल के बारे में हमें पता लग जाएगा, इसलिए इसको सेपरेटली शो करना जरूरी होता है। चलो आगे देखते हैं जरा हम। मेजरमेंट ऑफ एसेट हेल्ड ये हम पढ़ चुके हैं, दोबारा नहीं करेंगे इसको हम। 5 पॉइंट, फिर उसके बाद किस तरीके से क्लासिफिकेशन करना है। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन मैंने आपको मीनिंग बता दिया कि कोई बिजनेस, कोई डिवीजन आप पहले चला रहे थे, अब आपको लगता है कि मुझे वो बिजनेस या डिवीजन नहीं चलानी है, आपके मल्टीपल बिजनेसेस है या मल्टीपल डिवीजन है, तो कोई एक बिजनेस आप बंद करना चाहते हो, उसको ट्रीट किया जाता है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। ठीक है जी। क्या क्या आ सकता है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में? कोई मेजर बिजनेस लाइन सेपरेट करनी है आपने, बंद करनी है। किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में आपका कोई बिजनेस चल रहा था, वो बंद करना है। या प्लान आपका पहले से प्रिपेयर था कि आप कोई यूनिट अपनी क्या करना चाहते हो, डिस्पोज करना चाहते हो। कोई सब्सिडरी परचेज करी है जिसके पीछे आपका ऑब्जेक्टिव ही रीसेल करना है, मतलब आज सब्सिडरी खरीदी, कल हम अपनी सब्सिडरी को बेच देंगे, तो डिसकंटिन्यूड सेपरेशन में आ जाएगा। बस खास बात क्या याद रखनी है, चाहे वो एसेट है या डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है, आपको हमेशा सेपरेट डिस्क्लोजर करना है, अलग से दिखाना है। क्यों? जिससे आपको पता लग सके कि कोर बिजनेस से होने वाला प्रॉफिट कितना है और डिसकंटिन्यूड बिजनेस से होने वाला प्रॉफिट कितना था, जिससे आप उसकी अपनी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट या रिलाई कर सके उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। देखो क्या कहता है, सीधी सी बात होती है, शो वन सिंगल अमाउंट ऑन फेस ऑफ पी एंड एल। प्रॉफिट एंड लॉस में सिंगल अमाउंट शो कर दिया जाएगा। दिस इंक्लूड पोस्ट टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस, पोस्ट टैक्स गेन, लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। लेट्स सी, इसको आगे हम परफॉर्मेंस समझते हैं, थोड़ा आसानी से आपको समझ में आएगा। पहले हमने बनाया है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस विद डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के अंदर। कंटिन्यूड ऑपरेशन मतलब मान लो आपका बिजनेस है, आप 3 जगह से बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है जी, मुंबई से, चेन्नई से, कोलकाता से, और आप अपना कोलकाता वाला बिजनेस बंद करना चाहते हैं। जब आप कोलकाता वाला बिजनेस बंद करना चाहते हैं तो ये क्या हो गया आपका?
डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। अब IFRS 5 क्या कहता है इसमें? IFRS 5 कहता है कि भाई जो बिजनेस तो कंटिन्यू हो रहे हैं उनका प्रॉफिट अलग दिखाओ, जो बिजनेस डिसकंटिन्यू होने जा रहा है उसका प्रॉफिट अलग निकालो। तो हमने पहले क्या किया, पहले उसका निकाला जो हमारा बिजनेस कंटिन्यू रहने वाला है। सिंपल आपको आना चाहिए, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी आ जाएगा। जीपी के बाद हम क्या माइनस करेंगे उसमें? जीपी के बाद माइनस करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, सेलिंग एंड एडवर्टीजमेंट हो गया जो हमारा। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये माइनस किया हमने, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। इंटरेस्ट माइनस किया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। टैक्स माइनस किया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, पीएटी। इसी तरीके से डिसकंटिन्यूड बिजनेस का प्रॉफिट भी निकाल लेना है और उसको इसी प्रॉफिट में ऐड कर देना है, आपके पास टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से आने वाला प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? बिल्कुल इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे, बट उसका सेपरेट कैलकुलेट करेंगे, फर्क इतना ही। और लास्ट में हम अपने P&L में जो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस आया है, यहाँ पर डिसकंटिन्यूड बिजनेस का प्रॉफिट ऐड कर देते हैं। दैट्स इट, ये है आपका प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड बिजनेस। आई होप आपको समझ में आया होगा। दोनों लेक्चर कंप्लीटली देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। देखो, ये हमने निकाला पहले प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूड बिजनेस प्लस प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड बिजनेस, टोटल प्रॉफिट आ जाएगा हमारा। तो ये दो ही ट्रीटमेंट थी इस टॉपिक में, इस चैप्टर में दो ही चीजें थी जो हमने कवर कर लिया है। दोनों लेक्चर ध्यान से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।